नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जनवरी ने बता दिया कि कोरोना के खिलाफ हमारी जागरूकता धरी रह गई। 7 दिनों में कोरोना के मामले 50-60 से बढ़कर 2500-2600 हर दिन तक पहुंच चुके हैं और देश में 1 लाख से ऊपर से सर्दी का कहर बढ़ गया। मौसम में बदलाव ने सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, थकान, सिरदर्द जैसी समस्याओं को पैदा कर दिया। अब चिकित्सा महकमे के साथ साथ आम आदमी के सामने भी कंफ्यूजन यह है कि मौसमी फ्लू है या फिर कोरोना, क्योंकि दोनों के लक्षण आम आदमी को एक जैसे नजर आते हैं। ऐसे में फर्स्ट इंडिया ने तय किया कि आपके इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। आपको एक्सपर्ट पैनल के जरिए यह समझाने में मदद की जाए कि फ्लू और कोरोना में अंतर क्या है, इनके लक्षण में क्या अंतर है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। लगातार हम अपने नंबर को फ्लैश करेंगे, आप उस पर फोन मिलाइएगा। आपके जहन में जो भी सवाल है वो हमसे पूछेगा, हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब देंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ राजस्थान का बेहतरीन पैनल मौजूद है। जैसे ही हम फ्लू और कोरोना के लक्षणों के अंतर को समझ जाएंगे, कोरोना को पहचान, इलाज कराएंगे और कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइन को दिल से फॉलो करने लगेंगे, तो हार जाएगा कोरोना और जीत जाएंगे हम। आज बात इसी मुद्दे पर। लगातार हम अपने फोन नंबर को फ्लैश करेंगे, आप फोन मिलाइएगा, सवाल हमसे कीजिएगा, पूछिएगा कि कोरोना और फ्लू के बीच में, अंतर के बीच में आपको कंफ्यूजन क्या है, या फिर जो भी आज की तारीख में आप सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपाली अग्रवाल जी, नेचुरोपैथी हैं, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा में महारत उनको हासिल है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक सोलंकी जी, होम्योपैथी डॉक्टर हैं और बीते कोरोना काल में बेहतरीन काम कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SMS मेडिकल कॉलेज की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, क्योंकि लगातार वो राजस्थान की सेवा कर रहे हैं, राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं। लोकेंद्र जी, शुरुआत आपके साथ। सर, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और मैं कहूं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद सर्दी शुरू हो गई, जुकाम, खांसी, सिरदर्द, बदन दर्द, ये आम लक्षण लोगों के अंदर है। अब लोग कोरोना और सर्दी, फ्लू के बीच में ये समझ नहीं पा रहे कि उन्हें इलाज किसका कराना है। दोनों के बीच में कुछ मेजर अंतर जिनको साफ साफ ये कहा जा सके, फ्लू और ये कोरोना। अभी जो हाल ही में कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उनमें देखने को ये मिल रहा है कि एक तो सीवियर बॉडी एक है उस पेशेंट्स में जी, कुछ गले में खराश भी आ रही है साथ में, और फीवर जो है वो 1 दिन रह रहा है, माइल्ड फीवर आ रहा है। इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं इस समय प्रेजेंट में। हो सकता है ओमिक्रॉन, डेल्टा दोनों ही हों, वेरिएंट इस तरह की पोजीशन बन रही है, लेकिन सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा सीवियर बॉडी पेन और माइल्ड सिम्टम के साथ आ रहा है। तो फ्लू के साथ डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर थोड़ा भी अपन को डाउट है तो अपन कोविड टेस्ट करा लें, वो बेटर है। कोविड टेस्ट कराएं और तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें, चाहे सिंपल फ्लू हो, चाहे आप कोरोना के हैवी सिम्टम हो, चाहे फीवर हो, चाहे URI के सिम्टम हो। अब ये कह रहे हैं कि जिसके अंदर भी सर्दी, खांसी, जुकाम या फिर जिसको स्मेल नहीं आ रही हो, कम आ रही हो, उसको कोरोना टेस्ट तो कम से कम एहतियात के तौर पर करा ही लेना चाहिए, ये कह रहे हैं सर आप? हाँ, माइल्ड सिम्टम में कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए। इस समय एक्चुअल में लग रहा है ऐसा कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए करा लें तो बेटर है, इसमें कोई बुराई नहीं है जी टेस्ट कराने में। ठीक है डॉक्टर दीपाली अग्रवाल जी, प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए लोगों को किस तरीके से उस स्थिति तक लाया जाए कि वो कोरोना से बच सके, और दूसरा है कि अभी तो फ्लू भी चल रहा है, तो उसमें नेचुरोपैथी की भूमिका क्या माने मैम? देखिए, जो सिम्टम्स आ रहे हैं अभी की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हल्का सा फीवर होता है, गले में खराश होती है, तो हम इस समय सर्दियों का टाइम है तो कच्ची हल्दी का सेवन हम बताते हैं कि कच्ची हल्दी का सेवन किया जाए जी। उसको जैसे नींबू के साथ सेवन करें कच्ची हल्दी का, या कच्ची हल्दी को अदरक के साथ काढ़ा बना के और उसमें नींबू डाल के पिएं। उससे बहुत जल्दी गले की खराश, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। हमें रेगुलर स्टीम लेना चाहिए, वो भी कच्ची हल्दी का स्टीम लेंगे। अगर हम सुबह जैसे दिन भर हम लोग काम पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घर आके अगर हम स्टीम लेते हैं तो उससे भी बहुत हद तक इस चीज़ से बचा जा सकता है। और हमारे नेचुरोपैथी में कहते हैं कि 3 दिन के लिए कभी भी कोई भी फ्लू हो, सिम्टम किसी भी चीज़ का हो, तो अन्न छोड़ दिया जाता है।
हम लोग फ्रूट डाइट और वेजिटेबल डाइट पे आ जाएं तो उससे बहुत हद तक हम इन चीज़ों से इससे बच सकते हैं, हमारी क्योर हो सकती है, शुरू में ही हम लोग इससे बचा जा सकता है जी। और जिस तरीके से वेदर चेंज हुआ है मैम, हाँ वेदर चेंज हुआ है तो इस समय तो हमें बहुत ज़्यादा अपने डाइजेशन सिस्टम पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर डाइजेशन सिस्टम हमारा गड़बड़ हो रहा है तो कोई भी वायरस, कोई भी फ्लू बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाएगा। तो हमें सुपाच्य भोजन लेना है, इसमें बॉयल वाटर लेना है, हमेशा पानी गर्म करके ही पिएं, और जैसे बताया हल्दी का, नींबू का, जिंक के लिए जैसे एग खाएँ, फ्रूट्स लें, फ्रूट डाइट ज़्यादा लें इसमें, और अगर गले में खराश है तो फिर संतरा वगैरह अवॉइड करें, संतरा नहीं लेना है जी, बाकी फल ले सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर अशोक सोलंकी जी, बीते 2 फेज हमने देखे, उसमें होम्योपैथी के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर आपने बेहतरीन काम किया, उसके कुछ रिपोर्ट्स भी आपने सार्वजनिक किए। सवाल यह कि ये तो तय हो चुका है कि तीसरी लहर आ चुकी है, होम्योपैथी की भूमिका क्या माने, क्योंकि काढ़ा हम बहुत लंबे टाइम से पी रहे हैं और लगभग मुझे लगता है कि अब तुलसी का इस्तेमाल हो, गिलोय का इस्तेमाल हो या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। क्या वो वाकई में कोरोना से बचाने में कारगर है, इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर सकता है कि कोरोना बाईपास कर जाए? जी विजेंद्र जी, इस समय वैक्सीनेशन के बाद में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, चाहे होम्योपैथिक मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेद का काढ़ा हो, उसके बाद में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उसको कोरोना का संक्रमण भी हो जाएगा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ पाएगा, ज़्यादा कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं हो पाएगी। जी, पहली फेज में, दूसरी फेज में होम्योपैथी ने बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम सामने दिए हैं, चाहे वो प्रिवेंशन के तौर पर या जो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स वाले पेशेंट्स थे उनको भी होम्योपैथी के माध्यम से ठीक किया गया है। उसके बाद में जो होम्योपैथी की प्रिवेंशन वाली मेडिसिन थी आर्सेनिक एल्बम, उसको मॉलिकुलर एनालिसिस के बाद में भी ICMR ने और आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने उसको इतना तक भी कह दिया है कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए ये मेडिसिन प्रिवेंशन के तौर पर बहुत उपयोगी है, इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं जी। ये मेडिसिन लेने के बाद में नाम मात्र के लोग पॉजिटिव आए हैं, तो ये सकारात्मक परिणाम होम्योपैथिक मेडिसिन लगातार सामने दे रही है, और थर्ड वे में भी इस प्रिवेंशन के रूप में हम इस मेडिसिन को लगातार पिलाना स्टार्ट कर दिया है सर। लेकिन सर अभी तक तो हम ये सुनते आए थे कि जब वेदर चेंज होता है तो शुरुआत में सर्दी जुकाम हो जाए तो इससे ये माना जाता है कि चलिए अगले 2-4 महीने के लिए अब उसको सर्दी जुकाम नहीं होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ गई है। अब दिक्कत यह है कि उसी दौर में कोरोना चल रहा है, अब अगर उसको सर्दी जुकाम होता है तो उसको टेंशन होती है, परिवार को टेंशन होती है, तो इसको सही माने या लग रहा है कि इससे बचा जाना चाहिए, और इससे बचने के लिए क्या किया जाए फिर? सबसे पहले तो हमको इस समय पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बरसों से होता आ रहा है कि बदलते मौसम के हिसाब से हमको सर्दी जुकाम बुखार लगता है, ये आज कोई नई बात नहीं है, ये वर्षों से होता आ रहा है, और बदलते मौसम के हिसाब से हमारा सर्दी जुकाम बुखार होता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे शरीर के सैनिक जो लड़ते हैं उसके कारण से बॉडी गर्म होती है, तो उसको फीवर भी कहते हैं। अगर वो फीवर भी आता है तो उससे हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो बदलते मौसम के हिसाब से अगर सिम्टम्स बदल रहे हैं, जब भी आज और कल का हम वेदर देखें, बहुत ठंड है, बहुत ओस है, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसमें थोड़ा सा भी हवा के कांटेक्ट में हम आएंगे तो हमारा गला खराब होगा, हमको खांसी होगी, हमको जुकाम होगा, उसको कोविड से हमको अलग समझने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी जो ये सब होने के बाद टेस्ट कराएं ना कराएं, इंतजार करें। बिल्कुल, अगर 3 दिन तक हाई ग्रेड हमको फीवर रह रहा है, इस समय गले में खराश है, हॉर्सनेस है, खाने पीने में दिक्कत आ रही है, बॉडी एक हो रहा है, तो हमको निश्चिंत ही कोरोना की जांच करा लेनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन आज की तारीख में समस्या तो है ना कि 3 दिन में ना जाने कितने लोगों को अगर कोरोना हुआ तो फैला देगा, ये भी बड़ी समस्या है आज की तारीख में। हमारे साथ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी जुड़ गई हैं। मैम स्वागत है आपका। शालिनी राठौड़ जी, क्योंकि थर्ड वेव के अंदर जो शुरुआती आंकड़े इकट्ठे किए गए उसमें देखा गया कि 18 साल से नीचे के बच्चे भी कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में आपको लग रहा है मैम कि ये थर्ड वेव बच्चों के साथ साथ महिलाओं पर ज्यादा घातक हो सकती है, उससे बचने के लिए क्या किया जाए? अभी जो थर्ड वेव आई है, अभी जितने भी पेशेंट हमारे पास आए हैं हॉस्पिटल में, उनमें सारे एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स ही हैं या फिर माइल्ड सिम्टम्स ही हैं उनको जी। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, और शुरुआती सिम्टम्स जैसे ही आएँ आप जाँच कराएँ, जिससे कि अगर वो डिसीज़ आगे फैलती भी है तो हमें पहले डायग्नोस हो जाएगी तो उसका जल्दी ही हम प्रिवेंशन कर सकते हैं जी। तो बच्चों में भी इस बार ज़्यादा फैल रहा है, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं और पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं, उनके बच्चों को भी कोरोना हो रहा है जी। तो इसलिए बच्चों को भी अगर सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है तो उनको टेस्ट कराएं और उनको बाहर जाने से रोकें और घर पे ही या डॉक्टर से बात करके उनकी मेडिसिन स्टार्ट करें। मैम जिस तरीके से पहले और सेकंड फेज में देखा गया कि लंग्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया गया, बच्चों के साथ क्या इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं? अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं आया है, जैसा कि सेकंड वेव में था और फर्स्ट वेव में तो कम था, लेकिन सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा था।
वैसा थर्ड वेव में देखने में अभी तक तो नहीं आया है कि बहुत ज़्यादा फैल गया हो। और अभी तो पब्लिक भी अवेयर हो गई है और जल्दी ही टेस्ट करवा लेती है जी। मेडिसिन भी पहले स्टार्ट कर देते हैं वो। कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं? अभी तक तो ऐसा देखने में नहीं आया है, अभी ऐसा जितने पेशेंट्स अभी तक आए हैं हमारे ठीक पास। है डॉक्टर लोकेश शर्मा जी, क्योंकि सर ओमिक्रॉन के लिए कहा जा रहा है कि ये कभी भी जैसे कि वायरस का रूप होता है कि वो अपने आप को चेंज करता रहता है और एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को वो अपडेट भी करता रहता है। आपको लग रहा है कि अभी जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि 97% पेशेंट ऐसे हैं जिनको अस्पताल में नहीं लेके जाना पड़ रहा है, 99% रिकवर होकर वापस लौट रहे हैं, यकीनन आंकड़ा सुखद है क्योंकि ये इतना ही बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन इज लाइक अ फ्लू, लेकिन ये खुद को कब अपडेट कर दे और कब घातक साबित हो जाए, क्या ये डर बना हुआ है अभी भी, या मान ले कि ऐसा कुछ नहीं होगा? अभी ऐसा डर लग नहीं रहा है क्योंकि इस समय जो प्रेजेंट पोजीशन है, जो केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर माइल्ड सिम्टम है, एक दिन में ही फीवर आता है और फिर सिम्टम डिक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं जी। दूसरा प्रेजेंट पोजीशन ये है कि अपने जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो सीरो पॉजिटिव हैं, किसके ज़्यादातर वैक्सीनेटेड हैं, किसी के सेकेंड वेव में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा लोगों के हो चुका है। इन सब कंडीशन को देखते हुए कहीं पता चल रहा है 70, 80, 90% तक लोग में एंटीबॉडी मौजूद है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जहाँ तक संभव है कि ये माइल्ड सिम्टम के साथ ही चलेगा, ज़्यादा एडमिशन नहीं है। और अगर अपन साउथ अफ्रीका की और दूसरी जगह की भी स्टडी अगर अपन देखें तो उन स्टडी में देखने में भी पता चल रहा है कि साफ साफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम है, पहले के कंपैरिजन में 10 टाइम्स लेस है। वैसे ही वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट हो या आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट हो या हॉस्पिटल एडमिशन की रिक्वायरमेंट हो, वो कंपैरेटिव सेकंड वेव के बहुत ज़्यादा कम आ रही है आगे जो प्रेजेंट। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं भरतपुर से, सुबोध जी हैं। सुबोध जी नमस्कार, सवाल कीजिए, किससे और क्या सवाल है आपका कार्यक्रम के लिए? जी सवाल मेरा ये है कि जैसे मैंने वैक्सीन लगवाई थी तो जिस साइड पे वैक्सीन लगी, जिस हाथ पे जी उस हाथ पे नस पे और हड्डियों में दर्द होता है काफी सारा, जी, तो इसका कारण क्या है? सर कितना वक्त हो गया है वैक्सीन लगवाए? 4 महीने हो गए। लोकेश शर्मा जी, ऐसा अगर दर्द हो रहा है तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कोई रीज़न हो जिस वजह से अगर कोई ऑयल बेस्ड कंपोनेंट रह रहा हो जी। बाकी ऐसे चांसेस तो नहीं है, इस तरह के साइड इफेक्ट हमें तो देखने को सुनने को नहीं मिले जी। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो जहाँ वैक्सीन आपने लगवाया था एक बार उनको कंसल्ट कर ले, हो सकता है कोई ऑयल बेस्ड कोई चीज़ सिस्ट फॉर्म में मौजूद और वो पेन कर रही हो, तो एक बार आप वहाँ एक बार चेकअप सर गंभीर मामला तो नहीं है? नहीं, गंभीर नहीं है, इस तरह के आसानी से इलाज हो जाए? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सेक और ये कर सकते हैं जी। बाकी एक बार वहाँ कंसल्ट कर ले, हो सकता है कोई इस तरह के ऑयल बेस्ड या किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, सिस्ट टाइप बन गया हो। 4 महीने तक रहना तो एक अजीब सा सिम्टम है, साइड इफेक्ट ऐसा वैक्सीन से पॉसिबल नहीं है, कोई और ही रीज़न होगा उसका। ठीक है, आप वहाँ चेक करा लीजिएगा और वहाँ पे भी अगर आपको संतुष्टि ना मिले तो डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा से आप मिल लीजिएगा, वो आपको अच्छे तरीके से देख लेंगे। हमारे साथ सवाई माधोपुर से मोहम्मद परवेज जुड़े हैं। मोहम्मद परवेज जी नमस्कार, सवाल कीजिए सर, किससे और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है सर यहाँ से लोकेंद्र जी शर्मा जी से। जी सर, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और फिर सवाल कीजिए। जी सर। जी सवाल कीजिए। सर मेरा क्या नाम से लोकेंद्र जी शर्मा जी से सवाल है सर। सर सवाल कीजिए अपना। जी सर, क्या नाम से मैंने कोरोना की दोनों डोज लगा लिए सर। जी लोकेंद्र जी से मेरा सवाल है सर, मैंने कोरोना की दोनों डोज लगा लिए सर, अब क्या नाम से अब मुझे कोई कोरोना का खतरा थोड़ी है सर? नहीं, कोरोना का खतरा यही है कि अगर होगा तो माइल्ड सिम्टम के साथ होगा, सीवियर सिम्टम के साथ नहीं होगा, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी पूरी रखनी है क्योंकि अगर माइल्ड सिम्टम के साथ भी हो और बाई चांस पैनिक हो और दूसरों को स्प्रेड हो जाए, उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपन को एक्टिव एंड पैसिव सर्विलेंस जो इस समय चल रहा है उसको गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है और अपन को पूरी सावधानी रखनी है। चांसेस नहीं है होंगे तो माइल्ड सिम्टम के साथ हो सकता है आपके कोरोना। ठीक है, लेकिन हमारे माइल्ड जो सिम्टम्स हो सकता है दूसरे के लिए घातक साबित हो जाए जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई हो, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल की पालना तो हम सबको करनी है, चाहे वैक्सीन लगी है नहीं लगी। जिनको नहीं लगी है उनको तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। जयपुर से कॉलर जुड़े हैं नरेंद्र। नरेंद्र नमस्कार, सवाल कीजिए अपना, किनसे है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने किडनी डोनेट की है अपनी वाइफ को जी, और मैंने अभी फर्स्ट डोज अभी लगवाई है जी। तो क्या है कि फर्स्ट डे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई फीवर आया ना कुछ आया जी अभी कल रात को थोड़ा ना ठंड में बाइक से आया ना तो मुझे हवा लग गई जी।
तो हवा लगने से मुझे थोड़ा सा हल्का रात को फीवर आया, मैंने वो डोलो ले लिया अब, लेकिन ठीक है अब थोड़ी दोबारा कोई तकलीफ आएगी। मुझे लग रहा है आपका भी सवाल शायद लोकेंद्र जी से ही है। लोकेंद्र जी जवाब देंगे सर। एक तो एक बेहतरीन काम किया है उन्होंने। हाँ, अभी अगर आपके एक दिन सिम्टम आके अगर चले गए तो आप अपने सिम्टम्स को वॉच करें कि जो सिम्टम एक दिन पहले आए थे, अगर उन सिम्टम में थोड़ी प्रोग्रेस लगती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर बॉडी एक है या और एक दो सिम्टम ऐड होते हैं, जैसे बॉडी एक हो रहा है या हेडेक हो रहा है या मसल पेन हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और कफ हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि कोविड या कुछ और टेस्ट कराएं। अदरवाइज सिंगल सिम्टम में अपन ये ना माने कि अपन को कोविड होगा और अपन टेस्ट के लिए नहीं जाए। आइसोलेट अपन करें 2-3 दिन के लिए अपने आप को, और फिर अपने सिम्टम्स को वॉच करें कि सिम्टम बढ़ तो नहीं रहे, इस चीज़ का वॉच रखें अपन। ठीक है, डॉक्टर अशोक सोलंकी जी आपको सजेस्ट करना चाहेंगे सब कुछ खाने पीने में बदलाव जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो उनकी? बदलते मौसम के हिसाब से अपने खान पान में बदलाव करें, दिनचर्या में व्यवस्थित करें, पानी खूब अच्छे से लें, डिहाइड्रेशन नहीं होने दें, घबराने की जरूरत नहीं है, खान पान को और प्राणायाम योगा नित्य करें आप। ठीक है, हमारे साथ दिलशाद जी जुड़े हैं सवाई माधोपुर से। दिलशाद जी नमस्कार, सवाल कीजिए, किनसे है, क्या सवाल है? नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी से है। जी सर, मैंने एक डोज लगा लिया है। मेरा सवाल है सर डॉक्टर शालिनी राठौड़ जी से। जी सर, सवाल कीजिए और टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। सर, एक डोज लगा लिया है, अब दूसरी डोज लगाना जरूरी है क्या? ठीक है शालिनी जी, वो पूछ रहे हैं कि पहली डोज लगवा लिया, क्या दूसरी डोज लगवाना जरूरी है? सर वैसे तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन शालिनी जी दूसरी डोज लगवाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक डोज से कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। दोनों डोज लगने के बाद ही एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होते हैं और कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है हमें। सर वो जरूरी है, यहाँ तो देश बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, आप दूसरी डोज पर ही रुके हुए हैं। तुरंत जाकर लगवाइए अगर वक्त पूरा हो गया तो सर आपको भी सिक्योरिटी मिलेगी, उससे परिवार भी सुरक्षित रहेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपने जो भी सवाल जहन में है वो पूछ सकते हैं। लेकिन दीपाली जी, क्योंकि हमने देखा कि एक दौर ऐसा रहा जब इतने सब बिजी हो गए कि प्रकृति से बहुत ज्यादा दूर हो गए थे, लेकिन फिर कोरोना का फेज आया, ऐसा लगा कि मानिए सब प्रकृति से कनेक्ट हो गए हैं। और अब कोरोना है लेकिन सब कुछ जानकर भी लोग अनजान बन रहे हैं, लापरवाह हो चले हैं। उनको किस तरीके से वापस ये समझाया जाए कि लापरवाही आपको फिर से घरों में कैद कर देगी और फिर से दिक्कतें बढ़ेंगी? प्रकृति तो अपने आप सबको अपने करीब ले आई वापस से। जो हम चीज़ें भूल चुके थे, हम आर्टिफिशियल लाइफ जीने लग गए थे, उसी वजह से हम लोग इतने बीमार हुए, इतने वायरस आए। अब लोगों को सनबाथ, जब हम कहते थे कि सनबाथ लीजिए, तो कोरोना ने सिखा दिया कि सनबाथ कैसे लेना है। कोरोना ने सिखा दिया कि स्टीम बाथ कैसे लेना है जी। हम लोग अभी तक तो सिर्फ एक नहाना, शावर लेना ही एक बात समझते थे। तो ये सब चीज़ें कोरोना ने हमें सिखा दी कि प्रकृति के करीब आ जाइए, प्रकृति को अपनाइए, प्राकृतिक फूड अपनाइए। हम लोग प्रोसेस फूड खाने लग गए तो हम बीमार हो गए, हम लोग रेसिपीज बनाने लग गए तो हम बीमार हो गए। हमें वापस से कंदमूल पे, कच्चे फलों पे, उस पे ले आई जी कोरोना। तो अब वापस से लोग प्रकृति की तरफ आने लगे हैं, योगा प्राणायाम का महत्व समझने लगे हैं। योग जी, जो कि प्राणायाम करना है, योग करना है, इससे लंग्स कितने हमारे अच्छे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रकृति के करीब तो आ ही गए लोग। और बहुत सारे जैसे अब ये तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कोरोना प्रकृति का मैन मेड है, तो इस कंफ्यूजन के बीच में प्रकृति के नजदीक ही रहें तो ज्यादा बेहतर है मैम। हम स्वस्थ ही हम जी ठीक है। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए मैम। अलवर से मुकेश जी जुड़े। मुकेश जी नमस्कार, सवाल कीजिए, किनसे है और क्या सवाल है? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोरोना में ऑफिस जाना चाहिए या हमें रिस्क लेके ऑफिस जाना बंद कर देना चाहिए? सवाल किससे है? डॉक्टर मैडम से है, नाम इनका शालिनी राठौड़ जी से शायद हो सकता है पूछना चाह रहे हो। शालिनी जी कहाँ जाना चाहिए? वो कह रहे हैं कि अब कोरोना वापस बढ़ रहा है, हमें ऑफिस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? ऑफिस आपको अभी आजकल तो नई गाइडलाइन आ गई है कि 50% अटेंडेंस ऑफिस में ज़रूरी है, तो ऑल्टरनेट डे में जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना से बचना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं पता कब ये भयानक रूप ले ले हमारा। अभी तो माइल्ड सिम्टम्स ही आ रहे हैं लोगों में, लेकिन कब ये बढ़ जाए, कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है। और सर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ज्यादा बेहतर है कि आप कोरोना की गाइडलाइंस की मजबूती से पालना कीजिए, कर्म प्रधान है सर। अलवर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, गोपाल जी जुड़े हैं। गोपाल जी नमस्कार, सवाल कीजिए अपना। मैं 79 ईयर्स ओल्ड हूँ। सर नमस्कार, सवाल कीजिए सर। मैं 79 ईयर्स ओल्ड हूँ जी। मुझे दोनों डोज लगती थी जी।
तो अब बूस्टर डोज लगवानी है कि नहीं मेरे को? मैं हार्ट पेशेंट हूँ जी और थायराइड है मेरे को। सर, सवाल किससे आपका? लोकेंद्र जी से? लोकेंद्र जी, सवाल का जवाब दीजिए। एज पर गाइडलाइन जी, गवर्नमेंट जब भी आपको अलाउ कर रही है, एज पर गाइडलाइन अलाउ कर रही है, तो आपको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। और अगर आपको लगवाने में थोड़ा संकोच है या और लेट लगवाना चाहते हैं तो अपना एंटीबॉडी टाइटर करा के देख सकते हैं कि उतना टाइटर कितना आ रहा है, वो सिग्निफिकेंट आ रहा है तो एक बार को आप थोड़ा दिन टाल सकते हैं। बाकी अगर एज पर गाइडलाइन गवर्नमेंट आप परमिट करिए तो बूस्टर डोज जरूर लगवानी चाहिए। लेकिन वो चेक कहाँ कराएं सर? ये क्या हर अस्पताल में ये चेक होता है कि आपका इम्यूनिटी कितना है, कितना मेरे हिसाब से एंटीबॉडी टाइटर डेफिनेटली अवेलेबल होगा। नहीं होगा तो प्राइवेट वहाँ की जो लैब्स हैं वो जयपुर से या कहीं से भी करवा के आपको भिजवा सकती है रिपोर्ट। जी ठीक है। अशोक जी, आप उनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? आपको कोमॉर्बिडिटी है तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और खान पान का विशेष ध्यान रखें। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सकारात्मक रखें। जब भी सर ने बताया जैसे ही भी आपका नंबर आता है बूस्टर डोज के लिए तो ज़रूर लगवाएं और ये टेस्ट करवाएं कि एक बार अपनी इम्यूनिटी के बारे में आप जरूर जांच कर लें। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सर, गुजारिश है, सर्दी से थोड़ा सा बचिएगा। उम्र काफ़ी है, आप दिल के पेशेंट हैं, थोड़ा सा सर्दी से बचिएगा। बस 10-15 दिन की और सर्दी बची है। हमारे साथ पाली से कॉलर जुड़े हैं, हर्ष नमस्कार, सवाल कीजिए अपना। नमस्कार सर। जी सर, डॉक्टर दीपाली जी से पूछना था, डाइट में ऐसा क्या शामिल करें ताकि ओमिक्रॉन से बचाव हो सके? दीपाली जी, डाइट में हमें विटामिन सी का, जिंक का, इनका भरपूर ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमें विटामिन सी का संतरा वगैरह ले सकते हैं। अभी जैसे तिल और गुड़ लेना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मूंगफली लेना अच्छा रहेगा, वो फुल ऑफ वो होता है। और इसमें एग लेना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जिंक के बहुत अच्छे स्रोत हैं जी। इन सब से। और एक ना सुपाच्य खान पान, हम लोग बॉइल्ड वेजिटेबल लें, फ्रूट्स लें। अभी तो सर्दियों में बहुत तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल आ रहे हैं, उनको और खाना, मतलब हमारा डाइजेशन सिस्टम हम सही रखें बस। ठीक है। और मेरी तरफ से सजेशन है, जिन्होंने अभी तक अपने शरीर के डाइट में दोनों डोज को शामिल नहीं किया है वो कम से कम दोनों डोज को शामिल कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। परमेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं झुंझुनू से। नमस्कार सर, सवाल कीजिए अपना। सवाल आपसे ही है। जी सर। वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी, जिनकी एक डोज लगी है दूसरा डोज नहीं लगी है और अस्पतालों के अंदर ऑनलाइन दोनों डोज कर दी, उनके लिए क्या किया जाए? और दोबारा लगवाने के लिए ज्यादा नहीं बोलते हैं कि आपके दोनों डोज लग गए वैक्सीन के। आप ये कह रहे हैं कि सर आपने दूसरी डोज ली ही नहीं और ऑनलाइन पोर्टल पर ये दिखाया जा रहा है कि आपने दोनों डोज ले ली हैं? हाँ जी सर जी। मुझे लग रहा है सर आधार कार्ड का कुछ मिसमैच आपके साथ हुआ है। लेकिन फिर भी लोकेंद्र जी, सर गंभीर समस्या, आदमी दूसरी डोज लगवाना चाहता है, पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए फिर? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो होना नहीं चाहिए जैसा ये कह रहे हैं। तो उसमें करेक्शन के लिए लोग लिख सकते हैं, वहाँ पे हेल्पलाइन है। और जिस सेंटर पे जो डोज लगी थी ना, वहाँ जाके अपने इसमें सिस्टम में करेक्शन के लिए कह सकते हैं, करेक्शन हो जाएगा उसमें। और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो डोज लगवा देंगे कहीं ना कहीं एडजस्ट करके। जी। और उसमें सर ऐसा तो नहीं है कि, हमने तो ऐसा भी देखा है कि कुछ जिंदा ही नहीं है लेकिन उनको भी दोनों डोज लग गई है, इस तरीके की लापरवाही भी सामने आई है। हालांकि मैं बहुत कम केसेस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लाखों की संख्या में केसेस हैं। अब वो ऐसा नहीं होगा ना कि वो झूठ बोल रहे होंगे सर? नहीं, लगवा सकते हैं, वो करेक्शन हो जाएगा। एक्चुअली हमारे साथ भी, मेरे साथ खुद के साथ हुआ कि चीज़ों में फिर अपडेशन की ज़रूरत पड़ी। जैसे ऑफलाइन लगवाई शुरू में, फिर वो ऑनलाइन को अपडेशन का, कईयों के ऑनलाइन में इशू आ गए तो वो उसमें करेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है करेक्शन नहीं हो सकता, वो भी कंप्यूटर सिस्टम है, आईटी के लोग जुड़े हुए हैं उसमें। तो वो कुछ अगर मिसमैच होती है, कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो अपडेट हो जाती है, तो करेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है उसमें। सर आप एक बार वापस सेंटर पर जाइए जहां दोनों डोज लगने की बात की जा रही है। अगर उसके बाद आपका समाधान नहीं होता है तो आप फर्स्ट इंडिया को कॉल कीजिएगा, हम व्यवस्था कराएंगे आपके लिए ताकि आपको दूसरी डोज लगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आपके जहन में जिस भी तरीके का सवाल है सीधा पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं, वापस लोगों के जहन में सवाल है कि क्या लॉकडाउन हो सकता है? क्या वापस वो स्थिति हो सकती है जिसमें आपको बेड ना मिले, जिसमें आपको ऑक्सीजन ना मिले, जिसमें आपको इलाज ना मिले?
आपके इन्हीं सवालों के जवाब के लिए बेहद खास पैनल को हमने आज स्टूडियो में बुलाया। साथ के साथ सर्दी बढ़ रही है, लोगों को सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है। अब वो इसको लेकर कंफ्यूज कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना हो गया। तो दोनों के लक्षण में अंतर क्या है, उन अंतर को आप किस तरीके से पहचानें, कोरोना से किस तरीके से खुद को बचाएं, आप हमें सीधा फोन कर सकते हैं। फोन लाइन लगातार ओपन है, आप फोन मिलाइए। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपाली अग्रवाल जी हैं नेचुरोपैथी, अशोक सोलंकी जी हैं होम्योपैथी डॉक्टर हैं, लोकेश शर्मा जी है सीनियर प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के, और स्त्री रोग विशेषज्ञ शालिनी राठौड़ जी हमारे साथ हैं। लोकेंद्र शर्मा जी, सेकंड वेव के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सर ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, सीधा लंग्स पर अटैक था। क्या जो ओमिक्रॉन आया है वो ऐसा कुछ कर रहा है, या मानकर चले कि गले में आ रहा है, गले में ही मर रहा है, गले से ही जा रहा है? अभी जो पोजीशन देखने को मिल रही है और साउथ अफ्रीका की स्टडी है, जो भी लिटरेचर आ रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन से जो है माइल्ड सिम्टम है, लंग में एंट्री कम है उसकी, सिर्फ गले में खराश और इस तरह के सिम्टम के साथ ही जा रहा है जी। तो इस वजह से उम्मीद ये की जाती है कि हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी बहुत कम होनी चाहिए, आईसीयू बेड्स की ऑक्यूपेंसी हो, या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी कम है, जैसा कि और देशों में जो ओमिक्रॉन का जो डेटा आ रहा है उस हिसाब से। तो इसलिए अपन को पॉजिटिव सोच के साथ, स्ट्रेस और पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, अपन को पॉजिटिव सोच के साथ यही सोचना है कि ऐसा नहीं होगा। फिर भी वेट एंड वॉच, एक्टिव सर्विलेंस एंड पैसिव सर्विलेंस और सारा मॉनिटरिंग जैसा कि गवर्नमेंट का सिस्टम कर रहा है। सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं चूरू से, कुलदीप जी। कुलदीप जी नमस्कार, सवाल तो पूछिए और ये बताइए चूरू में सर्दी कैसी है? सर्दी तो बहुत है सर जी, चूरू में तो बहुत बचाव कर रहे हैं अपना और अपने परिवार का? बिल्कुल बचाव करते हैं सर, हमारे को वैसे सर्दी की आदत है ना सर चूरू वालों को। तो आपको गर्मी की भी आदत है सर? बिल्कुल, वो तो सहनी पड़ती सर, क्या करें। सवाल कीजिए सर। किससे सवाल किया सर? कल शाम से मेरे थोड़ा बुखार है जी, और मतलब शरीर है ना जो अकड़ रहा है थोड़ा। आज वैसे दवाई ली तो उससे, पैरास्टामोल ली तो उससे ठीक है कुछ जी। तो इसके जांच कराई या नहीं कराई? हमारे पास एक्सपर्ट पैनल है सर, सवाल का जवाब किससे चाहेंगे? अशोक सोलंकी से सांगों से। कोई घर में ही इलाज हो, कोई ऐसा ही, बाहर जाना नहीं पड़े। अशोक जी। बिल्कुल सर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा वेट एंड वॉच करें, अपना टेम्परेचर में वॉच करें, अपना ऑक्सीजन लेवल वॉच करें, और घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी अच्छे से पिए आप, और घरेलू नुस्खे हैं, हल्दी अदरक वाला दूध वगैरह वो आप शाम के समय लें, अदरक वाली चाय है वो लें, और पानी खूब अच्छे से पिए, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर गुनगुना या ठंडा? गुनगुना पानी अच्छे से खूब पीना चाहिए हमको, सिप पानी पीना चाहिए, ज़्यादा एक साथ क्वांटिटी में पानी हम नहीं पिए। और उसके बाद में भी अगर आपको फीवर रहता है तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें। ठीक है, मुझे लगता है कुलदीप जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो, लेकिन हम भी अभी यही कहेंगे आपको कि अगर 2-3 दिन फीवर रहता है आपको तो एक बार टेस्ट करा लीजिएगा, वो सभी की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। दीपाली जी, मैम वर्तमान स्थिति को जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डरने की स्थिति नहीं, जिस तरीके की सभी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सब के बीच में आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे जो प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ रुझान रखते हैं, आपको लग रहा है कि कोरोना के बाद उसमें तेजी आई है, लोग इस तरफ ज्यादा जा रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास बनने लगा है नेचुरोपैथी की तरफ, क्योंकि जो महामारी आई और उसके बाद जो चिकित्सा सुविधाएं लोगों को जो पूरी तरह से नहीं मिली, तब उनको ये लगा कि कहीं भी कोई भी डॉक्टर, कोई भी एडवाइस हमें मिल जाए जिससे कि हमें फ़ायदा हो जाए। तब वो लोग और चीज़ें, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सक हो, तो उनसे उन्होंने सलाह ली और उनसे उनको फ़ायदा भी हुआ, नो डाउट बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसलिए अब इनका रुझान, और आफ्टर कोविड जो सिम्टम्स देखने को मिले हैं उसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा ने बहुत अच्छा काम कर रही है उस पर। जैसे इम्यून सिस्टम डाउन हो गया है, बहुत सारी पाचन क्रिया गड़बड़ हो गई है, क्योंकि इतनी सारी जो हैवी डोज उनको दी गई कोरोना में, उसके बाद से तो वो डिटॉक्स कराने, बॉडी को डिटॉक्स कराने, हमारे जो पंचकर्म होता है जिससे बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है, वो करवाने आ रहे हैं। जैसे कुंजल, जैसे मैं इसमें बताती हूँ, आज के मौसम के हिसाब से अगर हम कुंजल करना शुरू कर दें और नेति करना शुरू कर दें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वायरल इन्फेक्शन से। और एक पहले भी होता था ये तो कि आइसोलेट कर देते थे, खांसी जुकाम बुखार किसी को भी घर में होता था, नॉर्मल खांसी जुकाम, तो हम उसका बिस्तर अलग कर देते थे, उसके बिस्तर को धूप लगाते थे, उसको खाना पीना उसका झूठा किसी को नहीं खिलाना है, उसको गुनगुना पानी देना है, वही सब अभी करना है। इसमें इतना पैनिक होने की, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कोटा से अशोक जी। अशोक जी नमस्कार, सवाल कीजिए सर। किनसे है आपका? अपने डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर साहब से सवाल है मेरा जी। मेरा सवाल ये है कि मैं एक डायबिटीज पेशेंट हूँ जी, एक डायबिटीज पेशेंट हूँ, तो मैंने दोनों डोज
लगा चुका हूँ मैं जी। भाई आगे अगर इसमें कोई बूस्टर डोज वगैरह की आवश्यकता है क्या मेरे को? लोकेंद्र शर्मा जी, अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो बूस्टर डोज के लिए डेफिनेटली एडवाइस किया जा रहा है। और आपका जब भी नंबर आए, जैसे ही आपको नंबर आए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और लगवाएं बूस्टर। जो इसमें इफ़ एंड बट्स की मेरे हिसाब से कोई बात नहीं है ऐसा कि कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आपको लगवाना चाहिए बूस्टर डोज जी। जैसा भी गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है वैक्सीन, उस तरह से जाना चाहिए वैक्सीन। और सर आप तो वैसे भी जागरूक हैं सर, दोनों डोज लगवा चुके हैं, तो हमें यकीन है कि जब बूस्टर डोज की बारी आएगी आप बूस्टर डोज भी जरूर लेंगे। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर से कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता जी। सुनीता जी नमस्कार, सवाल कीजिए मैम, किनसे है आपका और क्या है? सर मेरा सवाल है, मेरे बेटे की एज 18.5 साल है जी। जो अभी जो वैक्सीन लग रही है वो 18 साल के बच्चे को लग रही है जी। तो आप बताइए। अभी आपने बच्चे को वैक्सीन लगवाई है मैम या नहीं लगवाई है? सर अभी नहीं लगवाई है मैंने अपने को बच्चे को वैक्सीन। पहली डोज रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन उसमें जो टीवी में न्यूज वगैरह बता रहे हैं वो 18 साल तक के बच्चों को लग रही है और मेरा बेटा 18 साल 6 महीने का हो गया है। ठीक है सुनीता जी, एक तो ये मैम कि अगर उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है मैम तो उनको वैक्सीन पहले ही लगवा लेनी चाहिए थी। 6 महीने पहले ही वो इसके लिए एलिजिबल हो गए थे मैम। अभी जो वैक्सीन लग रही है वो 15 से 18 साल का विंडो और ओपन कर दिया है, यानी कि आप 15 साल से लेकर और जिस उम्र तक जा सकते हैं वहां तक जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है मैम उनको लगवानी चाहिए। उनको तुरंत रजिस्टर्ड कराइए और नजदीकी सेंटर से उनको वैक्सीन लगाइए, उसमें देरी मत कीजिए मैम। दौसा से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं तन्मय जी। तन्मय जी नमस्कार, सवाल कीजिए, क्या सवाल और किनसे सवाल? हेलो जी, मैं चंदन बोल रहा हूँ जी, बताइए। मैंने क्या वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगा दी है, लेकिन मेरे बहुत तेज बुखार है, तो क्या मुझे बूस्टर लेनी चाहिए? कौन सी गोली मुझे लेनी चाहिए? तन्मय माफी चाहूंगा मैं आपको, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, आप थोड़ा लाउड बोलेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने ना वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवा ली है जी, 15 से 18 वाली, तो मुझे बुखार है, तो मैं कौन सी गोली लूँ, पेन किलर लूँ? ठीक है लोकेंद्र शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहली डोज लगवाई है, अब उनको फीवर है, उनको मेडिसिन क्या लेनी चाहिए? अभी तो सिंपल पैरास्टामोल लें, जो क्रोसिन या डोलो के नाम से जो आ रही है, सिंपल पैरास्टामोल लें, वही एक है सिंपल, इससे फीवर है तो सबसाइड हो जाएगा। वैक्सीन के बाद नॉर्मल है, आता है फीवर आ सकता है, कोई ऐसी विशेष नहीं है, विशेष बात नहीं है। ठीक, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे होम्योपैथी में मेडिसिन आती है बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, थूजा मेडिसिन है, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है दीपाली जी, आप कुछ बताना चाहेंगी मैम? क्योंकि अमूमन ये समस्या रहती है कि जब कोई वैक्सीन लगवा के आता है तो शायद उसी दिन उसको फीवर होता है, अगले दिन फीवर रहता है, पूरी बॉडी पेन कर रही होती है, थकान होती है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि उससे थोड़ा रिलैक्स मिले। जिस दिन वैक्सीन लगवाएं उस दिन रात को एक मग, बड़े मग में गर्म पानी करें, उसमें 1 इंच हल्दी का टुकड़ा, कच्ची हल्दी को घिस के डालें और कच्चा अदरक डालें और उसको खूब काढ़े को तैयार कर लें, बना लें। उसके बाद छान के उसमें 1 नींबू निचोड़ के रात को पी के सो जाएं। इससे बॉडी एक और बुखार सब उतर जाएगा एक बार में और बहुत आराम आ जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है सर आपके सवाल का जवाब मिल गया। वैसे भी अगर वैक्सीन आप लगवाते हैं तो फीवर आना सामान्य है, इसका मतलब यह है कि वैक्सीन अच्छे से शरीर में काम कर रही है और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट हो रही है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है सर। नागौर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी नमस्कार, सवाल कीजिए सर, किनसे और क्या सवाल है आपका? सोलंकी जी नमस्ते। सोलंकी जी, मेरे सारे पैनल और आपसे भी कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये वैक्सीन का, इसका कोई मतलब प्रूव नहीं है कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है, इसमें भी भ्रष्टाचार लग रहा है और मुझे क्या सब कोई मालूम है, आपको ही मालूम होगा थोड़ा जी, ठीक है ना? वैक्सीन नहीं लगी है तो भी रजिस्ट्रेशन होगा। नहीं, दो चीजें अलग हैं कृष्णकांत जी, एक आप उस पर जाकर रजिस्टर करें और एक उस पर जाकर स्लॉट बुक कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। हो सकता है कि आप समझे नहीं, कहने का मतलब मेरा सोलंकी जी मैं ये कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे आंगनबाड़ी जो भी केंद्र के लोग आते हैं ना जी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन कर दिया है और वैक्सीन नहीं लगी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। आप ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में दिखा दिया गया कि वैक्सीन लग चुकी है और असल में वैक्सीन लग नहीं रही है। काफी मोहल्ला में, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, आप भी समझ गए होंगे सर जी, ठीक है ना सर जी।
आपके पास अगर कुछ ऐसा हो तो सीधा हमें भेजिए सर, हम जरूर दिखाएंगे और उसको क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन लोकेंद्र जी, क्या वाकई में मुमकिन है कि कुछ जगहों पर सिर्फ इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या जो सहयोग नहीं पहुंच रही हैं ऑफलाइन, यानी कि डोर स्टेप पर जाकर उनको वैक्सीन लगा रही हैं, वो रिकॉर्ड में तो दिखा दे लेकिन वैक्सीन ना लगाएं, इसलिए कि आगे से कहा गया हो कि हाँ ठीक है आप रजिस्टर में डाल दीजिए हमने वैक्सीन लगवा दी और वैक्सीन लगे ना और वो लगवाना ना चाहें, क्या ये संभावनाएं हैं? नहीं, ऐसा संभव तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी संबंधित जगह पे उसकी शिकायत करके जांच की जा सकती है और जांच हो भी रही है। कई जगह इस तरह की कोई चीज़ बात आती है तो डेफिनेटली उसकी जांच होगी वहाँ पे जी। और जांच कैसे संभव नहीं है, संभव नहीं है। किसी को क्या इंटरेस्ट होगा वैक्सीन ना लगाना और एंट्री ना कराना और इस तरह की चीज़ें करने में क्या फायदा? नहीं, वैक्सीन नहीं लगवाने में तो सर अभी भी बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि वैक्सीन उनको लगे, वो डंडा लेके भी पीछे भाग जाते हैं, तो ये तस्वीरें भी देखी हमने। हाँ, वो इस तरह का अगर कोई करता है तो सबको चाहिए कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें, उनको समझाएं इस तरह की चीज़ें करने, क्योंकि वैक्सीनेशन के साथ ही बहुत सारी चीज़ें अब जोड़ दी इन्होंने, ट्रैवलिंग है, इधर उधर सब जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा करेगा तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं आगे परेशानी आएगी, तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है। ठीक है सर, मेरा सवाल अभी भी आपसे रहेगा, लेकिन प्रकाश जी नमस्कार, सवाल कीजिए किनसे और क्या सवाल है आपका? प्रकाश शर्मा जी। नमस्कार जी, मेरे दोनों डोज लगी, मेरी उम्र 66 साल की हो गई है जी। तो मेरे कल रात को अचानक मेरे सीने में और गले में एकदम से सांस रुक गया था जी, और उल्टी हो गई थी। क्या मेरे उंगली खोल में कोरोना हो गया क्या दोबारा? सवाल का जवाब किनसे चाहेंगे सर? हमारे पास पूरे एक्सपर्ट पैनल है। अब आप सब जो हो, मैं तो समझ नहीं रहा। मैं दो एक्सपर्ट सजेशन आपको दिला देता हूं। एक लोकेंद्र जी आपसे चाहेंगे, वो कह रहे हैं कि उनको वॉमिट हो गई, तबीयत खराब हो गई, दोनों डोज लगा के, उनको कोरोना तो नहीं हो गया? नहीं, कोरोना के लिए तो और भी सिम्टम, 3 सिम्टम होने ज़रूरी हैं। अगर जैसे आपके बॉडी एक है, फीवर है, साथ में कफ है या और चीज़ें हैं, वॉमिटिंग वाला सिम्टम तो मुझे लगता नहीं है कि उस कैटेगरी में आएगा। उसके रीजंस और भी कुछ हो सकते हैं। आप एक दिन अपने सिम्टम्स को वॉच करें और 1-2 दिन वॉच करें और फिर उसके बाद जाएं। हो सकता है आप और कार्डिक सिम्टम का अगर डाउट कर रहे हैं तो ईसीजी और चीज़ें करा सकते हैं जी। बाकी कोरोना का सिम्टम इस तरह से नहीं होगा। कोरोना के लिए फिर आपके 2-3 सिम्टम होने ज़रूरी हैं और 1-2 दिन वॉच करें, तब फिर टेस्ट करें। अपने आप को आइसोलेट तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे ही आपको लगता है कि कोरोना हो सकता है, अपने आप को आइसोलेट करें जिससे औरों को इन्फेक्शन नहीं हो जी, और फिर 1-2 दिन वॉच करके अपने सिम्टम को फिर टेस्ट करें। शालिनी राठौड़ जी, आपको सजेस्ट करना चाहेंगे ना? जैसे कि सर ने कहा है, सर ने सही कहा है, तो उनको वही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि शायद फूड पॉइजनिंग हुई है, कुछ खाया उन्होंने, ऐसा कुछ हो इसकी वजह से। मुझे लगता है वेदर जब चेंज होता है, कुछ बाहर का खा लेने से या पानी कुछ गंदा पीने से भी शायद सर इस तरीके की समस्याएं आती है, वॉमिट वगैरह की वेदर चेंज के साथ, क्योंकि बारिश भी हो रही है। ठीक है, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, सीकर से जुड़े हैं, रमेश जी। रमेश जी नमस्कार, सवाल कीजिए सर, किनसे और क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैंने सर दोनों ये कोविड की डोज लगा रखी है। ऑल ऑफ सडन 3 दिन से बुखार हो रही है जी, और घर में मैं आइसोलेट ही हूँ जी। तो इसमें क्या करना चाहिए सर? आपको तुरंत कोविड का टेस्ट तो कराना ही चाहिए। अगर जैसे कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगे। आइसोलेट कर रखा है, उसमें भी आप आइसोलेट तो रहना ही है आपको, और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो आप तुरंत कोविड का टेस्ट तो कराएं जैसा कि गाइडलाइन कह रही है, और फॉलो करें अपने आसपास, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। टेली मेडिसिन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उससे कंसल्ट करें और वीडियो कॉल करके कंसल्ट करें डॉक्टर को, और अपने पूरे सिम्टम्स को वॉच करें, आगे सिम्टम बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे जांच और ये सब कराएं डॉक्टर से सलाह लेके। रमेश जी, एक तो फर्स्ट इंडिया आपको इस चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहा है सर कि आप 3 दिन से फीवर में, तो आपने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। ऐसे भी लोग हैं जो फीवर में बाहर घूम रहे होते हैं और बाद में पता चलता है उनको कोरोना है और बाकियों में भी फैला कर आ गए, तो इसके लिए तो सर शुक्रिया। अब आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आपको लग रहा है कि 3 दिन से लगातार फीवर और आपके अंदर कुछ और सिम्टम है, तो एक बार कोविड टेस्ट करा लीजिए, उससे परिवार को भी सहायता मिलेगी और आपको भी एक प्रॉपर मेडिसिन उपलब्ध होगी। शालिनी राठौड़ जी, मैम एक सवाल मेरे जहन में, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, महिलाएं भी हो रही हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए थर्ड वेव कितनी खतरनाक हो सकती है, या माने कि उनमें भी माइल्ड सिम्टम रहेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं? अभी जो भी गर्भवती महिलाएं हमारे पास आ रही हैं, उन्हें माइल्ड सिम्टम्स ही आ रहे हैं। किसी भी सबको 1 या 2 दिन फीवर आता है और गले में दर्द होता है, उसके बाद 2-3 दिन में अपने आप ही खत्म भी हो जाता है जी, विदाउट एनी मेडिकेशन। मैम बच्चे को कोई? बच्चों को भी ऐसा ही हो रहा है।
नहीं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों को जो घर में बच्चा है, उसको तो कोई परेशानी नहीं, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं मेडिसिन का और बाकी चीजों नहीं नहीं, उनकी भी डिलीवरी हुई है, उन पे स्टडीज भी की हमने, कोई साइड इफेक्ट नहीं आया उन पे, बच्चों पे तो नहीं आया किसी पे भी अभी तक नहीं आया। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अजमेर से, सुमन जी हैं। सुमन जी नमस्कार, सवाल कीजिए मैम, किनसे और क्या है? मेरे सर को बुखार आ रही है और एटंसी हो रही है शरीर में, और वो जी हाँ सर, मेरे हस्बैंड को सुबह से बुखार आ रही है और सर्दी लग रही है बहुत जोर से। मैं लोकेशन से बात करना चाहती हूँ कि उनको ये क्या कोविड हो सकता है इसमें? लोगन जी, फीवर अगर है तो मान के चलें, हो सकता है इस समय कोविड के काफ़ी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए तो अपन डॉक्टर से सलाह लें और जांच कराएं तुरंत जितना जल्दी हो सके, जिससे आप कम से कम एक साइकोलॉजिकली अब ट्रॉमा से बचें। अगर कोविड नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और कोविड हुआ तो अपन आइसोलेट तो करना ही है अपन को। जैसे फीवर सिम्टम शुरू होते हैं अपने आप को आइसोलेट करें, जिससे औरों को ना हो फीवर, और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो सके जी। इसलिए तुरंत जांच कराने में कोई बुराई नहीं है, जांच कराना। सर, पहले ही दिन फीवर होने पर क्या हमें कोरोना टेस्ट कराना चाहिए? सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले सेकंड वेव में हमने देखा था कि 1-2 दिन के फीवर के बाद कोरोना डिटेक्ट नहीं हो रहा था, उसके लिए एक टाइम चाहिए होता था, तब तक लंग्स पर काफी इफेक्ट पड़ रहा था। क्या इस वक्त ये स्थिति है कि पहले दिन अगर किसी को फीवर है तो कोरोना डिटेक्ट नहीं? पहले दिन अगर फीवर आ रहा है तो इसका मतलब इन्फेक्शन जो है 3-4 दिन पहले हो चुका होगा उनका। ठीक है, 4-5 डे फीवर या सिम्टम आ रहे हैं, चाहे तो 1 आध दिन वॉच कर सकते हैं अपने सिम्टम्स को कि भाई सिम्टम बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो करा लेना चाहिए, टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है, 1 आध दिन में करा लें, 1-2 दिन में। अच्छा सर, लोग तो भूल गए होंगे, अभी भी कोरोना फ्री टेस्ट चेक हो रहा है सर? टेस्ट सारे सब जगह कोरोना फ्री हो रहे हैं, कहीं भी ऐसा कोई नहीं है कि कोरोना के जी। तो इसलिए तो किसी को डरने की भी जरूरत नहीं है, दोनों ही तरीके से टेस्ट भी करा लेना चाहिए, उससे जेब से भी कुछ नहीं जा रहा है, उल्टा कम से कम सेटिस्फेक्शन ही मिल रहा है कि या तो है या नहीं है, और दोनों हिसाब की मेडिसिन आपको मिल जाएगी। 200 से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं गणेश जी। गणेश जी नमस्कार, सवाल कीजिए, किनसे और क्या है सर आपका? सर मेरा ये सवाल है, मैं 18 साल 4 महीने का हो चुका हूँ सर, मैं 18+ वाली वैक्सीन लगवाऊँ या मैं वो वाली वैक्सीन लगवाऊँ 15 to 18 वाली? लोकेंद्र जी सवाल आप जवाब दीजिए। वैसे तो सर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही लग रही हैं, बस फर्क इतना है कि 18 से नीचे जो है उनको कोवैक्सीन लग रही है, बाकी को कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों लग रही है, उनको कौन सी लगवानी चाहिए? इसके लिए आप 18+ की एज है ना, 18+ की एज में दोनों लगवा सकते हैं। दोनों डिफरेंस ये है, कोवैक्सीन इंडियन है, होल वायरस है, डेड वायरस है, और कोविशील्ड बाहर की कंपनी है, एक तरह से ये कह सकते हैं इंडिया में बनाया हुआ है। तो दोनों की थोड़ी सी एफिकेसी का डिफरेंस है। अदरवाइज मेरी खुद की सोच ये है कि कोवैक्सीन थोड़ा बेटर है। इस समय प्रेजेंट सिचुएशन जो आ रही है कि कई तरह के वेरिएंट आए जा रहे हैं, तो अपन कोवैक्सीन लगवाएं तो शायद थोड़ा बेटर लगता है मुझे, मेरी सोच, पर्सनल सोच है। बाकी आप अपने जो वैक्सीनेशन सेंटर है पास में, वहाँ जाएं, वो जो एडवाइस करें वो लगवा लें, दोनों ही बढ़िया है वैक्सीन। ऐसा ना सोचें, जो आपके लिए अवेलेबल वो लगवाएं, बेस्ट है। और बाकी शालिनी जी हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम देख रही हैं, इंचार्ज है वहाँ की सेंटर की, कुछ शालिनी जी भी कुछ डॉक्टर शालिनी जी कुछ एड ऑन कुछ बताना चाहें? सर दोनों ही वैक्सीन ठीक है, और जो भी उनको लगे तो वो लगवा सकते हैं उसको। अच्छा, लेकिन शालिनी जी बस एक ऐसे ही सवाल है, 18 साल की उम्र में 1 दिन कम होना और 18 साल की उम्र होकर 1 दिन ज्यादा होना, तो इन्हीं में अंतर ये आ गया, एक तरफ कोवैक्सीन और दूसरी तरफ कोविशील्ड का विकल्प है। मैम 2 दिन में शरीर में इतना क्या अंतर आ जाएगा? एक्चुअली कोवैक्सीन के ट्रायल हुए हैं, कोविशील्ड के ट्रायल अभी नहीं हुए हैं 15 to 18 एज ग्रुप में, इसलिए अपन कोविशील्ड लगा नहीं सकते उन लोगों को, ट्रायल अभी उन पे हुए नहीं थे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी की उम्र 18 साल 1 दिन हो गई, 2 दिन हो गई, तो क्या वो 18 साल से नीचे की रेंज में अभी हम उनको वैक्सीन लगा रहे हैं, 18 से ऊपर करके उनको कोविशील्ड का विकल्प दे रहे हैं? नहीं, 18 से ऊपर ही मानेंगे उनको हम, ऊपर ही है वो पेशेंट। ठीक है, जयपुर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मनोज जी। मनोज जी नमस्कार, सवाल कीजिए सर, किनसे और क्या सवाल है आपका? नमस्ते। नमस्कार मनोज जी। ये चाहता हूँ कि पिताजी को अप्रैल में कोरोना हुआ था। ठीक है, तो अब ठीक हो तो मैं चाहता हूँ उनको वैक्सीन लगवा सकता हूँ क्या अभी? 84 ईयर्स से हो। सर आपका ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है सही तरीके से, एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे? इतना तो समझ में आया है कि आपके पिताजी को अप्रैल के अंदर कोरोना हुआ था।
उससे आगे क्या कहना चाह रहे हैं सर? सर ये चाहता हूँ कि उनको वैक्सीन लगवा सकता हूँ क्या मैं? उनकी तबीयत क्या थोड़ी अभी खराब सी रहती है। मनोज जी, वैक्सीन तो लगवानी ही चाहिए उनको, अप्रैल तो बहुत पीछे छूट गया है सर, लेकिन फिर भी नहीं, क्या उनकी सर तबीयत अभी खराब सी रहती है, खांसी जुकाम रहता है इसलिए। लोकेंद्र जी, उनको क्या प्रॉब्लम रहती है उसके लिए आप अपने वहाँ फिजिशियंस को एक बार कंसल्ट करें कि किस तरह की क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग जिनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो एक बार विचार कर सकते हैं इस चीज़ पे। बाकी एज पर हमारी नॉर्म्स हैं या जो गाइडलाइन है वो तो कहती है वैक्सीन लगवाना में कोई बुराई नहीं है। नहीं सर, फिर भी एक लाइन में, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, सर ये बताइए कि क्या कोई भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है? कोई बीमारी ऐसी है जिसमें वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है? वैक्सीन से अगर एलर्जी है या किसी को वैक्सीन की एलर्जी की हिस्ट्री है तो उन लोगों के लिए विचार किया जा सकता है कि बाकी अदरवाइज तो सबके लगाई जा रही है वैक्सीन। और बाकी शालिनी जी बताएंगी कुछ कि ऐसा कोई है जिसमें कोविड हुआ हो तो 3 मंथ तक नहीं लगाना है वैक्सीन उसको। कोविड का नहीं, लेकिन उनको अप्रैल में हुआ है मैम, तो ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए हैं। बाकी सभी को लगाना है, एलर्जिक रिएक्शन अगर है तो ठीक है मनोज जी, एक बार फिजिशियन से आप थोड़े से राय मशवरा कर लीजिए, लेकिन हाँ फिर भी वैक्सीन के लिए कोशिश कीजिए। अगर वैक्सीन लगवाने की संभावना है तो वैक्सीन जरूर लगवाइए सर, आगे तक उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। शुक्रिया हमारे साथ लोकेंद्र जी जुड़ने के लिए, शालिनी जी, अशोक जी और दीपाली जी आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया ताकि आपके जहन में जो भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन जैसे ही दूर होगा और हमें ये पता चलेगा कि कोरोना से लड़ना कैसे है तो यकीनन हम जीत जाएंगे। नमस्कार।